सहलग्नता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिंकेज। सहलग्नता को संलग्न जीनों की शक्ति के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। इसमें पहला है पूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज। ये होता क्या है, जब संलग्न जीनों के अलग अलग होने की संभावना है वो बिल्कुल ना हो तथा वे हमेशा एक साथ ही रहे, तब इस सहलग्नता को पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। यह सहलग्नता तब पाई जाती है जब संलग्न जीन एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित हो। ठीक, जैसे ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। इसी प्रकार दूसरा है अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज। ये होता क्या है, जब संलग्न जीनों के अलग अलग होने की संभावना रहती है तब इसे अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। यह सहलग्नता तब पाई जाती है जब संलग्न जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं। दूरी के कारण अर्धसूत्री जो विभाजन है उसके समय जीन विनिमय के द्वारा इन जीनों को पृथक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, जबकि पूर्ण संलग्नता में ऐसा नहीं है, उसकी संभावना कम होती है। तो जैसे इसमें आता है, इसके उदाहरण में मक्का में अपूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। इसी प्रकार जो ये वर्गीकरण है उसके अलावा गुणसूत्रों की प्रकृति के आधार पर आनुवंशिक वैज्ञानिक जो है वो जो आधुनिक युग में कुछ दो अलग वर्ग में बांटते हैं। इसमें जैसे पहला वर्ग है लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंकेज। तो यह सहलग्नता उन जीनों के बीच पाई जाती है जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, समजात या होमोलॉगस एंड विषमजात हेटेरोजाइगस, जैसे XY। इसमें देखेंगे XY ये लिंग गुणसूत्र है कि खंडों पर स्थित होने के कारण ये जीन विनिमय नहीं करते, फिर भी ये अपूर्ण रूप से लिंग संलग्न रहते हैं। दूसरा है अंतरा गुणसूत्री संलग्नता, इंटरक्रोमोसोमल लिंकेज। वह संलग्नता जो एक जोड़े संलग्न जीनों या अनुवंशकों के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति होती है, इसी कारण इसे संलग्न क्रम जो है यानी लिंकेज सीरीज कहा जाता है। इस संलग्नता में अर्धसूत्री जो विभाजन से गुणसूत्र खंडों में अचानक परिवर्तित आ जाता है। यह गुणसूत्रों के जो खंड है उसमें अचानक परिवर्तन, जैसे इसमें लैगली जो नामक वैज्ञानिक है 1945 ने इस सहलग्नता को असत्य सहलग्नता या फॉल्स लिंकेज कहा। उन्होंने बताया कि यह विभिन्न संलग्न समूहों में उपस्थित जीनों के बीच एक प्रकार की झूठी सहलग्नता है, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद देखते हैं सहलग्नता के सिद्धांत, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। तो इस सिद्धांत को बैटसन ने 1930 में दिया था। इसमें एक जो सिद्धांत है सहलग्नता, इसमें पहला है विभेदकी बहुगुणन सिद्धांत। विभेदकी बहुगुणन सिद्धांत यानी डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। इस सिद्धांत को बैटसन ने 1930 में दिया। इसके अनुसार जीवों में संलग्नता उनकी कोशिकाओं के विभेदकी गुणन या विभेदकी बहुगुणन द्वारा नियंत्रित या डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन द्वारा नियंत्रित होती है। इनमें गुणों के अनेक जोड़े पाए जाते हैं जो युग्मकों के निर्माण के पहले ही अलग हो जाते हैं। तत्पश्चात जो युग्मक है वो समूह गैमेट सेट ये तीव्रता से गुणन करते हैं। इसी तीव्रता से होने वाले गुणन के कारण ही मेंडल के जो द्विसंकरण है उसके अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इसके बाद सेकंड है गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी। इसको कैटसन एवं मॉर्गन ने दिया था गुणसूत्री सिद्धांत को। तो ये सिद्धांत होता क्या है, इनके अनुसार कि सहलग्नता प्रदर्शित करने वाले समस्त जीन्स गुणसूत्रों के एक जोड़े पर स्थित होते हैं। गुणसूत्री पदार्थ संलग्न जीनों या आनुवंशिकों को वंशागति के समय एक स्थान पर बांध कर रखता है। ठीक,
यानी जीन या अनुवंशकों को वंशा गति के समय एक स्थान पर बांध कर रखता है, ये गुणसूत्र स्थान पे। तो सहलग्नता की शक्ति संलग्न जीन्स के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। जब संलग्न जीन्स है उसके बीच की दूरी कम होती है तब संलग्न जीन की शक्ति अधिक होती है, लेकिन जब संलग्न जीन्स की दूरी उसके बीच की जो दूरी है वो अधिक होती है तब संलग्न जीन्स की शक्ति है वो कम होती है। जैसे इसको सूत्र में एक बताया गया है डी अल्फ़ा 1/s या s अल्फ़ा 1/d, जहाँ d है वो दो संलग्न जीनों के बीच की दूरी है और s है संलग्नता की शक्ति है, या जो s है वो s बराबर k 1/d, जहाँ k जो है वो स्थिरांक है जिसे संलग्न स्थिरांक कहते हैं। यदि तो संलग्न जीन है उसके a एवं b के बीच की दूरी d बराबर 1 हो मान लो, तो s का जो मान है प्रत्येक संलग्नता के लिए अलग अलग होता है और यह d संलग्न जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। अब देखते हैं पुनर्संयोजन एवं जीन विनिमय, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मटर एवं ड्रोसोफिला पर किए गए जो संकरण है उसके प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि संलग्न जीन्स भी सदैव वंशागति के दौरान एक साथ नहीं रह पाते। कभी कभी अर्धसूत्रीय विभाजन के समय ये जो संलग्न जीन्स है वो समजात गुणसूत्रों के दो अर्ध गुणसूत्र क्रोमैटिड्स के बीच खंडों का विनिमय या अदला बदली या एलील्स का विनिमय करके एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस विनिमय के परिणाम स्वरूप नए या अजनकी संयोजनों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पुराने जीन से बने नए संयोजनों के निर्माण की परिघटना को क्या कहेंगे? जीन का पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स कहते हैं। और इसके परिणामतः संतानें जो नए प्रकार के लक्षणों के संयोजन को प्रदर्शित करती है उन्हें पुनर्संयोजित प्रकार, रिकॉम्बिनेट टाइप कहते हैं। ठीक, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन्स एक गुणसूत्र से अपने दूसरे समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के साथ अदला बदली करते हैं तो वो जीन विनिमय कहलाती है। ठीक, तो इतना ध्यान में रखना। एक प्रकार और है इसको, जैसे क्रॉसिंग ओवर को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के बीच उनके कुछ भाग का जो संलग्न जीनों के साथ आदान प्रदान हो जाता है, जीन या गुणसूत्रीय विनिमय कहलाती है। जैसे मक्का तथा ड्रोसोफिलन के संयोजन से पता चलता है। ठीक, जैसे यहाँ देखेंगे ये जो दिख रहा है ये क्रोमेटिड है और ये सेंट्रोसोम है, इसमें ए बी सी, एक क्रोमेटिड ए बी सी एक है। तो इसका नेक्स्ट में देखेंगे, उसमें होता क्या है कि समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनना और उसके पश्चात अर्ध गुणसूत्रों में किएजमा बनना और क्रोमैटिड्स के बीच आदान प्रदान की क्रिया प्रारंभ होना, एक अग्र संलग्न भागों का टूटना। जैसे इस चित्र में दिखाया है ए बी सी, तो यहाँ क्या होगा? निकटवर्ती क्रोमैटिड्स के अग्र संलग्न भागों का टूटकर एक दूसरे के साथ जुड़ना। जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ना में क्या है? ए बी सी, ये एक भाग है, उसके बाद ये स्मॉल में ए बी सी, ये एक भाग है। तो इस प्रकार से वो बनेगा। तो यहाँ देखेंगे ए बी सी ये और ए बी सी ये अलग अलग टूटकर बन गया है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से फिर ये अलग। तो ये है जो समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिड्स के बीच आदान प्रदान होने के पश्चात विकर्षण के कारण किएजमा के स्थान को छोड़कर एक दूसरे से पृथक होना।
ये मेटाफेज अवस्था पर। तो और अगला है गुणसूत्रों का पृथक होने पर विनिमय के फलस्वरूप जीन्स का पुनर्विन्यास होना, एनाफेज अवस्था पर ये होता है। फिर देखते हैं यहाँ क्रॉसिंग ओवर के प्रकार में एक है ना, तो क्रॉसिंग ओवर के इसमें पहला है सिंगल क्रॉसिंग ओवर यानी एकल क्रॉसिंग ओवर। यह होता है जब गुणसूत्र युग्म पर केवल एक ही किएज्मा बने या क्रॉसिंग ओवर केवल एक ही बिंदु पर हो तो उसे एकल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। जो युग्मक है वो एकल क्रॉस ओवर के पश्चात निर्मित होते हैं, उन्हें एकल क्रॉस ओवर युग्मक कहेंगे। इसके पश्चात आता है डबल क्रॉस ओवर, यानी ये क्या होता है जब गुणसूत्र युग्म में क्रॉसिंग ओवर दो बिंदुओं पर होती है, अर्थात दो किएज्मा बनते हैं तो इसे डबल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। इस प्रकार से बने युग्मकों को डबल क्रॉस ओवर युग्मक और डबल क्रॉस ओवर एकल क्रॉस ओवर की तुलना में कम पाए जाते हैं, ये भी ये ध्यान रखेंगे। तीसरा है मल्टीपल क्रॉस ओवर, बहु क्रॉस ओवर इसको कहते हैं। तो जब गुणसूत्र युग्म पर क्रॉसिंग ओवर 3 या उससे अधिक स्थानों पर दो अर्थात 3 या उससे अधिक जो बिंदुओं पर किएज्मा का निर्माण हो तो इसे मल्टीपल क्रॉस ओवर कहेंगे। इस प्रकार के क्रॉस ओवर की आवृत्ति भी एकल क्रॉस ओवर से कम होती है। इसके बाद आता है सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। ये होता क्या है, अधिकतर जीवों में क्रॉसिंग ओवर जर्म या जनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के समय होती है, परंतु स्टर्न नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला की वर्धी कोशिका में भी क्रॉसिंग ओवर को देखा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कभी कभी वर्धी कोशिकाओं में भी क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है और वर्धी कोशिकाओं में पाई जाने वाली क्रॉसिंग ओवर को ही सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है और क्रॉसिंग ओवर की जीन विनिमय की विशेषता। ये जीन विनिमय की विशेषता और उसके क्रॉसिंग ओवर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।